हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव और आप देख रहे हैं बिट्स फॉर बायोलॉजी। इंडिया के इस बेस्ट बायोलॉजी के क्रैश कोर्स में आज बात करने वाले हैं एनसीईआरटी की तीसरी चैप्टर नाम प्लांट किंगडम। लेक्चर नंबर 1 है आज इसका, और इसका जो थियरी सेशन अभी चल रहा है और हम लोग इसके 75 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं अनअकैडमी के स्पेशल क्लास में। 75 क्वेश्चंस बेहतरीन, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। डेली बस मैं तुमसे 4 घंटे चाहता हूं, अगर तुम ये मार्क्स चाहते हो तो 360 बाय 360 एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन से क्वेश्चंस कितने बन सकते हैं वो सब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं रोज शाम 4 बजे। ये मेरे बारे में कुछ 1,60,000 से ज्यादा बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं और ये टेलीग्राम चैनल है बिट्स फॉर बायोलॉजी, इसको ज्वाइन कर लेना। सारे लेटेस्ट अपडेट्स यहाँ पे मिलते रहते हैं। ये 100 डेज का क्रैश कोर्स का शेड्यूल है जो कि 14 दिसंबर को स्टार्ट हुआ था और 31 मार्च तक चलती रहेगी। इसके बीच में कई सारे ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज यहाँ पे होने हैं। रोज शाम 4 बजे, रोज रात 9 बजे अनअकैडमी के स्पेशल क्लास पे मिलते हैं हम और डेली 150 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं। अगर ऐसे ही प्रैक्टिस करते चले तो नीट तक लगभग 20,000 से ज्यादा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर चुके होंगे, और वो भी मैं बात कर रहा हूं एनसीईआरटी से उठाए गए क्वेश्चंस का। जो अनअकैडमी पे तुम आओगे स्पेशल क्लास में जिसमें क्वेश्चंस करने हैं तुम्हें, लगभग 20,000 से ज्यादा क्वेश्चंस जिसमें प्रैक्टिस हो रही है अभी, उसमें कोड यूज करना है तुम्हें कुमार लाइव, तो वो सेशन तुम्हारे लिए फ्री हो जाएगा। यह अनअकैडमी प्लस का प्लेटफॉर्म है जिसके फीचर्स तुम्हारे सामने हैं। अनअकैडमी पे तुम अपने घर पे बैठे नीट की तैयारी कर सकते हो, और कई बच्चे डॉक्टर बने हैं घर बैठे ही, तो तुम भी उसमें अगली लिस्ट में आ सकते हो। अनलिमिटेड एक्सेस होता है कोर्सेज का, जैसे नेटफ्लिक्स का तुम सब्सक्रिप्शन लेते हो और सारे मूवीज देख लेते हो, वैसे ही अनअकैडमी प्लस का जब तुम सब्सक्रिप्शन लोगे तो तुम सारे कोर्सेज के लिए तुम एक्सेस कर सकते हो। इसके बाद प्रैक्टिस टेस्ट होती है, घर बैठे तुम कई सारे चैप्टर्स का टेस्ट दे सकते हो। बैच कोर्सेस अवेलेबल होता है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के ईयर लॉन्ग बैचेस भी चलते हैं। मेंटरशिप और गाइडेंस में तुम्हें प्रिपरेशन को किस मोड में ले जाना है उसके लिए मेंटरशिप भी मिलती है तुम्हें। सिलेबस का एग्जॉस्टिव कवरेज, कंप्लीट कवर करवाया जाता है सिलेबस का। डाउट क्लियरिंग सेशन जो अनअकैडमी की पहचान है, तुम्हारे एक भी डाउट्स नहीं बचते, डाउट्स को चुन चुन कर मारा जाता है। डाउट्स के लिए अनअकैडमी ने कई तरह के प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं, जैसे आज का डाउट फीचर लॉन्च किया अनअकैडमी ने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। लाइव टेस्ट सीरीज, लगभग हजारों बच्चों में तुम कहां स्टैंड करते हो लाइव टेस्ट सीरीज में पता चलता है, और स्टडी मटेरियल जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल होता है। मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करो, और 25 मिलियन से ज्यादा बच्चे वहां पे देख चुके हैं, 25 मिलियन वॉच मिनट है और लगभग 27,000 से ज्यादा फॉलोअर हैं, तो तुम भी मुझे फॉलो कर सकते हो। ये बैचेस मेरे और ये स्पेशल क्लासेस हैं। अनअकैडमी के 2 प्लान हैं, एक तो प्लस का प्लेटफॉर्म है और एक आइकनिक प्लेटफॉर्म है। अगर तुम्हें पर्सनल कोच चाहिए देन आइकनिक सब्सक्रिप्शन इज द बेस्ट। ये तुम्हारे सामने कॉस्ट है अनअकैडमी प्लस का, और इसमें अगर तुम कुमार लाइव कोड यूज करते हो तो 10% का इसमें इंस्टेंट डिस्काउंट तुम्हें मिल जाएगा। हम लोग आज बात करने वाले हैं प्लांट किंगडम के बारे में। प्लांट किंगडम का ये इंट्रो है और इसके बाद हम लोग एल्गी में चलेंगे। पहले क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा खूबसूरत सा चैप्टर प्लांट किंगडम, जहां से नीट में 3 से 4 क्वेश्चंस बनते हैं। हमने पिछले चैप्टर में देखा क्लासिफिकेशन को बहुत पार्ट में डिवाइड किया गया, और विटैकर ने प्रपोज किया गया था 1969 में। विटैकर ने प्रपोज किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें मोनेरा आते थे, प्रोटिस्टा आते थे, फंजाई आते थे, एनिमेलिया आते थे और प्लांटी आते थे। इस चैप्टर में हम किंगडम प्लांटी को डिटेल में पढ़ेंगे, जिसे प्लांट किंगडम के नाम से जाना जाता है। आगे कुछ पहले की बातें करें तो पहले के टाइम पे प्लांट किंगडम में कुछ और ही आता था, जिसमें भी सेल वॉल था उसे प्लांट किंगडम में डाल दिया जाता था, लेकिन आज ये बहुत बदल चुका है। फंजाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा जिनके पास सेल वॉल होता था, अब ये प्लांटी से हटा लिए गए हैं, क्योंकि पहले प्लांटी में इंक्लूड किए जाते थे जब लीनियस की कहानी चल रही थी पिछली चैप्टर में। साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी बोला जाता है, ये एल्गी नहीं होते। साइनोबैक्टीरिया का नाम विटैकर ने दिया था, और जो ये ब्लू ग्रीन एल्गी है उसका नाम पहले लीनियस ने दिया था। अब हम लोग किस किस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, तो हम लोग एल्गी के बारे में पढ़ेंगे जो आज हम लोग कंप्लीट कर चुके होंगे।
इसके बाद ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट एक क्लास में होगा और बाकी जिम्नो, एंजियो और प्लांट के लाइफ साइकिल अगली क्लास में होंगे। काफी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। हम लोग स्टार्ट करते हैं यहां से। क्लासिफिकेशन के दौर यहीं से स्टार्ट हुए हैं। ये जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं और जो पहले क्लासिफिकेशन पढ़े उसमें क्या डिफरेंस है? ये जो क्लासिफिकेशन है ये प्लांट किंगडम का स्पेशल पार्ट एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन है। देखो एनसीईआरटी क्या लिखती है, लेट अस लुक एट द क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म। ये जो क्लासिफिकेशन हम पढ़ने वाले हैं, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन, फिलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, ये सारे क्लासिफिकेशन जो हैं सारे एंजियोस्पर्म्स के रिगार्डिंग ही हैं। क्लासिफिकेशन सिस्टम जो सबसे पहली बार आया, जो अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, वो था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। किसने दिया था? पहला क्वेश्चन किसने दिया था? तो लीनियस ने दिया था सबसे पहले। लीनियस की क्या गलतियां थी इसमें, पहले तो देखते हैं कि क्या खूबियां थी। इन्होंने क्या लिया था? इन्होंने 1 से 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लिया था, वो भी सुपरफिशियल, जो बाहर बाहर से चीजें दिखाई देती थी वो लीनियस ने ले लिया था। जैसे किसी भी प्लांट का हैबिट कैसा है, उसका कलर कैसा है, नंबर कैसा है, शेप कैसा है लीव्स का, तो ये सब बातें वहां पे की गई थी। मेनली किस चीज पे बेस्ड था? वेजिटेटिव कैरेक्टर पे, या कहें तो एंड्रोइशियम स्ट्रक्चर पे बेस्ड था। एंड्रोइशियम स्ट्रक्चर कहने का मतलब स्टेमेन के स्ट्रक्चर पे यहां पे बेस्ड था। क्या यहां पे कार्पेल का जिक्र आया? नहीं। यहां पर जब भी बात पूछी जाए तो स्टेमेन लगाना और बाकी एंड्रोइशियम। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 1 से 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लिए कि रूट का, स्टेम का, लीफ का, ये सब चीजें इन्होंने लिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि दोनों को इक्वल वेटेज दे दिया। जो वेजिटेटिव कैरेक्टर होते हैं जैसे रूट, स्टेम, लीफ वगैरह, और इसको भी इक्वल वेटेज दे दिया। दोनों को इक्वल वेटेज नहीं देना चाहिए था, यही सबसे बड़ी गलती थी। क्यों नहीं देना चाहिए था? आप फ्लोरल कैरेक्टर को वेटेज दो, बात समझ में आती है, क्योंकि वो कंजर्वेटिव कैरेक्टर है। लेकिन अगर हम वेजिटेटिव कैरेक्टर को दे रहे हैं तो वेजिटेटिव कैरेक्टर तो एनवायरनमेंट से बदलता है ना, रूट, स्टेम, लीफ तो बदलते हैं एनवायरनमेंट से। आगे, दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक पे बेस्ड थे, जो हमने देखा अभी। आर्टिफिशियल सिस्टम की सबसे बड़ी गलती, गेव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, जो कि नहीं देना चाहिए था। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। वेजिटेटिव कैरेक्टर एनवायरनमेंट से जल्दी खराब हो जाते हैं, ये गजब की पॉइंट है, यहां पे याद रखना। आगे आया नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन में एक्सटर्नल कैरेक्टर को वेटेज तो दिया ही गया, साथ में इंटरनल कैरेक्टर को भी साथ में वेटेज मिलता है। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप होता है नेचुरल एफिनिटीज, जिसमें सिमिलरिटीज आ सकती हैं किसी ऑर्गेनिज्म की, किसी ऑर्गेनिज्म की डिसिमिलरिटीज आ सकती हैं। यहां पे एक्सटर्नल फीचर तो लिया ही गया जो लीनियस ने यूज किया था, और बाकी इसके अलावा यहां पे इंटरनल फीचर्स का भी इस्तेमाल किया गया। इंटरनल फीचर्स में क्या क्या फीचर्स थे वो समझते हैं। पहले था एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर। किसी का भी स्ट्रक्चर बिल्कुल डेप्थ लेवल पे देखना, बिल्कुल लास्ट लेवल पर देखना, बॉटम लेवल पर देखना, इसको अल्ट्रा स्ट्रक्चर कहते हैं। एनाटॉमी, अंदर वाली पार्ट को देखना। एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर को देखना। फाइटोकेमिस्ट्री, प्लांट के अंदर कौन कौन से केमिकल्स मौजूद हैं, ये सब चीजें देखना। अब सोच कर देखो ना, ये डाल्टन और हुकर का था, ये बेंथम और हुकर का था, ठीक है। बेंथम और हुकर का ये क्लासिफिकेशन सिस्टम था, फ्लावरिंग प्लांट के लिए था। आर्टिफिशियल भी फ्लावरिंग प्लांट के लिए था। आर्टिफिशियल हो गया, लीनियस हो गया। अगर मैं इसको कंसाइज करूं तो आर्टिफिशियल के बारे में बस इतना बोलूंगा, लीनियस, और ये वेजिटेटिव और हमारा एंड्रोइशियम दोनों पे बेस्ड था, लेकिन वेजिटेटिव पे नहीं देना चाहिए था क्योंकि एनवायरनमेंट से इजीली खराब हो जाता है। 1 या 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर से लिए गए थे। यहां पे जो बेंथम और हुकर का एक क्लासिफिकेशन है जिसे हम नेचुरल क्लासिफिकेशन कहते हैं, यहां पे दोनों चीजें यूज की गई, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी। एक एक्सटर्नल नहीं, बहुत सारे इंटरनल कैरेक्टर को लिया गया, बहुत सारे एक्सटर्नल कैरेक्टर को भी लिया गया। यहां पे आगे बात करते हैं जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है, ये बात ध्यान रखनी है जो एनसीईआरटी ने लिखा है। एट प्रेजेंट अभी जो चल रहा है हमारा वो है फिलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, हम उसे बोलते हैं। फिलोजेनेटिक कहने का मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं हम। फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब सिंपल सा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बात करेंगे, इवोल्यूशन से जोड़ेंगे कि किसके रिश्ते किसके साथ मिलते हैं। This assumes that organisms belonging to the same taxa having a common ancestor, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मानकर चलो कि जैसे वीट है, राइस है, कहीं ना कहीं सबके सेम टैक्सा में आते हैं, तो कहीं ना कहीं एंसेस्टर भी सबके सेम रहे होंगे। इसके बाद बहुत सारे सोर्स से क्लासिफिकेशन को सही किया गया
और इसके बाद जब हमारे पास कोई फॉसिल एविडेंस नहीं होता है तो उस वक्त में फिलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ही सबसे बेस्ट माना जाता है पुराने रिश्ते जोड़ने के लिए। अब यहां से स्टार्ट होती है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी जो चीज है, नाम से पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ मैथमेटिकल डेटा वगैरह का यूज किया जाएगा। जब ये चीज हाथ से की जाती बहुत दिक्कत होता, इसलिए इसमें कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया गया। न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन वो क्लासिफिकेशन है जिसमें कंप्यूटर्स काम करते हैं, ह्यूमन के एफर्ट्स बड़े कम होते हैं। इसमें कंप्यूटर है तो किसी को स्पेशल वेटेज नहीं देगा। कोई कैरेक्टर के लिए अगर उसने कोड किया, कोई नंबर असाइन किया कि नंबर 6 है, तो वो उसे पार्टिकुलर कैरेक्टर देगा। ह्यूमन से गलती हो सकती थी कि किसी में 10 कैरेक्टर हैं तो उसने 5-6 कैरेक्टर को कोड कर पाए, गलतियां हो सकती थी, लेकिन यहां पे स्पेशल वेटेज नहीं दिया जाता है और एक बार में कई सारे कैरेक्टर्स यहां पे लिए जा सकते हैं। बड़ी अच्छी लाइन है एनसीईआरटी की। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कौन करेगा? कंप्यूटर करेगा। जो कैरेक्टर्स ऑब्जर्व कर सकते हैं उसके बेसिस पे नंबर और कोड असाइन किए जाते हैं सारे कैरेक्टर्स को और उसके बाद डेटा प्रोसेस किया जाता है। हर एक कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दिया जाता है, जो कि यही गलतियां थी जो इक्वल वेटेज यहां पे याद रखना, सेम टाइम पे हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स हम लोग यहां पे कंसीडर कर सकते हैं। आगे है, नाम से ही पता चलता है साइटोटैक्सोनॉमी में सेल से रिलेटेड होगा, तो क्रोमोसोम के नंबर से, स्ट्रक्चर से और बिहेवियर से, ये बातें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है कीमोटैक्सोनॉमी। नाम पता चल रहा है, कीमो का मतलब केमिकल, प्लांट से रिलेटेड चीजें बात कर रहे हैं हम लोग, तो प्लांट के अंदर जो भी केमिकल्स मौजूद हैं तो उन केमिकल से हम लोग जो स्टडी करते हैं वो है कीमोटैक्सोनॉमी। तुमसे एक चीज यहां पे पूछा जाता है, जीन सीक्वेंसिंग या डीएनए सीक्वेंसिंग। जीन सीक्वेंसिंग या डीएनए सीक्वेंसिंग, ये चीज हम कीमोटैक्सोनॉमी में रखेंगे, क्योंकि जीन की बात करें या डीएनए की बात करें उसमें न्यूक्लियोटाइड होता है जो कि एक टाइप का केमिकल ही होता है। ओके, याद रखना, जीन सीक्वेंसिंग कीमोटैक्सोनॉमी के अंदर में आएगा। हाँ भाई, नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहां से स्टार्ट होता है जिसका नाम है एल्गी। जिसका नाम है एल्गी। एल्गी की बात करें तो क्या क्लोरोफिल होगा? क्लोरोफिल होने के साथ साथ सिंपल होगी थैलोइड। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, थैलोइड। थैलोइड हम उस वर्ड को बोलते हैं, थैलस हम उस वर्ड को बोलते हैं जहां पे ना रूट, जहां पे ना स्टेम, जहां पे ना लीफ, ये चीजें क्लियरली जहां पे विजिबल ना हो, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं थैलस। ये टर्म हम ब्रायोफाइट में भी यूज करेंगे, वहां पे भी रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। ये चीज हम टेरिडो के लिए नहीं बोल सकते क्योंकि वहां ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ आ चुके हैं। ऑटोट्रॉफिक, अपना खाना खुद बना लो। लार्ज एक्वेटिक, लार्जली एक्वेटिक की बात अगर करें हम, ज्यादातर पानी में ही रहते हैं, फ्रेश में भी, मैरीन में भी रहते हैं। और अगर बात करें अलग अलग हैबिटेट में भी रहते हैं, जैसे मॉइस्ट स्टोन पे, सॉइल्स में और वुड वगैरह पे रहते हैं, लकड़ियां वगैरह पे ये रहते हैं। कभी कभी ये फंजाई के साथ एसोसिएशन करते हैं, कुछ उनमें से खास हैं जिन्हें लाइकेन कहते हैं। याद करो ना, फंजाई और एल्गी के रिलेशनशिप को ही तो लाइकेन कहते थे। कुछ ऐसे भी हैं जो एनिमल्स के ऊपर आ जाते हैं, जैसे स्लोथ बियर के ऊपर में आकर एक लेयर बनाने का काम करते हैं ये एल्गी। इसके बाद अगर तुम एल्गी के फॉर्म और साइज को देखने चले, बहुत ही वेरिएबिलिटी मिलती है इनके फॉर्म और साइज में। तुमको छोटा से छोटा एक अगर बात करें तो वॉल्वॉक्स में मिल जाएगा। फिलामेंटस फॉर्म्स की बात करें, 3 एग्जांपल याद रखेंगे फिलामेंटस में। यूज, यहां पे 2 दे रखे हैं, वैसे 3 याद रखेंगे, एक इलोथ्रिक्स, एक स्पायरोगायरा और एक इक्टोकार्पस। इक्टोकार्पस, ये 3 एल्गी हैं जो कि फिलामेंटस होते हैं। याद रखना, फिलामेंटस का मतलब धागे टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम फिलामेंटस का नाम देते हैं। तो इलोथ्रिक्स हो गया, स्पायरोगायरा हो गया। कुछ ऐसे भी मैरीन फॉर्म्स हैं, केल्प, जो कि मैसिव प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। समंदर की गहराई से इतनी ऊपर तक होते हैं, लगभग 100 मीटर तक होते हैं। ऊपर में पीले कलर के लगभग होते हैं, ब्राउन कलर के, और लहराते रहते हैं ऊपर में इस तरह से। तो ये चीजें याद रखना है यहाँ पे कि वॉल्वॉक्स कोलोनियल है और फिलामेंटस में यूज है USE। इलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा और इक्टोकार्पस। आगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, यहां से लेकर यहां तक। इसके एग्जांपल्स खूब पूछे गए हैं नीट एग्जाम में। आओ समझते हैं जरा। एल्गी के रिप्रोडक्शन के 3 तरीके हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तुम बोलोगे नई बात नहीं लग रही सर, पहले भी फंजाई में ऑलरेडी देख चुके हैं। फंजाई के पास भी 3 तरीके थे, वेजिटेटिव था, एसेक्सुअल था, सेक्सुअल था। आखिर इसमें नया क्या है? वेजिटेटिव की बात करें, फ्रेगमेंटेशन, वही पुरानी बात, हर एक फ्रेगमेंट अलग थैलस में डेवलप कर जाएगा, कोई नई बात नहीं है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, जूओस्पोर, पता है सर मोटाइल नेचर का होता है, मोटाइल नेचर का होगा। फ्लैजेलेटेड कह दें, मोटाइल है तो चल फिर पाएगा ना, क्योंकि फ्लैजला होगा इसके पास। आगे,
मोटाइल होगा और नए नए प्लांट्स का फॉर्मेशन करेगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होती, ना वेजिटेटिव में दिक्कत होता है, ना कभी एसेक्सुअल में दिक्कत होता है। बात आती है सेक्सुअल के बारे में, और ये 3 टर्म्स बड़े इंपॉर्टेंट, एक तो आइसोगैमस, अनीसोगैमस और ऊगैमस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, गैमेट्स का फ्यूजन तो होगा ही। गैमेट्स की खास बात, अगर गैमेट्स फ्लैजेलेटेड हैं और ऊपर से सिमिलर हैं तो ये एग्जाम्पल क्या जाएगा, इलॉथ्रिक्स। फ्लैजला है और आपस में सिमिलर है, एग्जाम्पल के तौर पे ये इस तरह से। नॉन फ्लैजलेटेड मतलब ये चल नहीं पाएंगे और साथ में सिमिलर साइज के होंगे, एग्जाम्पल स्पायरोगायरा। खूब पूछा गया है ये स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा नॉन फ्लैजलेटेड, इलॉथ्रिक्स फ्लैजलेटेड। स्पायरोगायरा नहीं चल पाएगा, इलॉथ्रिक्स चल पाएगा। ये रिप्रोडक्शन को हम आइसोगैमस बोलते हैं। दोनों में सेम साइज का ही था, दोनों में सिमिलर साइज का ही था। एक में भले चल नहीं पाए और एक में चल पाए, लेकिन साइज तो सिमिलर है, इसके बेसिस पे नाम दिया गया आइसोगैमस। नेक्स्ट बात है, गैमेट्स का फ्यूजन हो और दोनों डिसिमिलर साइज के हों। ये यूडोरिना बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में आने के पूरे चांसेस बनते हैं इसके। यूडोरिना पुरानी एनसीईआरटी में नहीं थी, ये न्यू एनसीईआरटी में है। यूडोरिना करेक्ट करेंगे, इसे लाइन को लिखेंगे यहां पे। यूडोरिना क्लैमिडोमोनास है, हटा दो। यूडोरिना आइसोगैमस इसको बोलते हैं। ये केस सबको समझ में आता है कि आइसोगैमस है, सिमिलर साइज के ही रहे होंगे। 2 एग्जांपल हैं, इलॉथ्रिक्स है और एक हमारा स्पायरोगायरा है। इलॉथ्रिक्स जो है वो फ्लैजलेटेड है, जो स्पायरोगायरा है वो नॉन फ्लैजलेटेड है, साइज दोनों का सेम है। इसके बाद चले एनिसोगैमस में, एग्जाम्पल यूडोरिना है। तीसरा एग्जाम्पल है ऊगैमस का। इसमें केस बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक फीमेल के बारे में केस और एक मेल के बारे में। जो फीमेल होगी वो लार्ज होगी, लार्ज है वो चल नहीं पाएगी, वो नॉन मोटाइल नेचर की होगी। इसी का जस्ट अपोजिट करो, ये स्मॉल होगा और साथ में ये मोटाइल नेचर का होगा। देखो जरा यहाँ पे, फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल मतलब चल नहीं पाएगा, स्टैटिक होगा वो फीमेल गैमेट। छोटा और मोटाइल जो होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊगैमस। ये किसका केस है, ये ऊगैमस का केस होता है। एग्जाम्पल 2 हैं, एक वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। मेरे साथ एग्जांपल्स रिपीट करोगे। आइसोगैमस 2 एग्जांपल, इलॉथ्रिक्स है और स्पायरोगायरा है। इलॉथ्रिक्स चल पाएंगे, स्पायरोगायरा नहीं चल पाएगा। यूडोरिना की बात करें एनिसोगैमस में, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस की बात करें ऊगैमस में। ऊगैमस के 2 केस, मेल और फीमेल का केस बोलें तो मेल की बात करेंगे छोटा होगा लेकिन वो मोटाइल होगा। फीमेल की बात करें वो बड़ी होगी, लार्ज होगी, लेकिन वो नॉन मोटाइल होगी, मींस स्टैटिक नेचर की होगी। एग्जाम्पल की बात करते हैं, कौन है ये, वॉल्वॉक्स है। कौन है ये, वॉल्वॉक्स। कॉलोनी बनाकर रह रहा है, देखो एक डॉटर कॉलोनी है अंदर में और एक पूरी की पूरी पेरेंट की कॉलोनी है और अंदर में डॉटर कॉलोनी का फॉर्मेशन हुआ है। ये जो डायग्राम तुम देख रहे हो, ये डायग्राम इलॉथ्रिक्स का है, जो चल फिर पाएगा। इसके गैमेट्स आइसोगैमस में आते हैं। ये है लैमिनेरिया, ये है फ्यूकस और ये है डिक्टियोटा। पुरानी एनसीईआरटी में यहां पर कैरा और इस डायग्राम था क्लैमिडोमोनास वगैरह का, वो सब हटा लोगे। हाँ, ये लैमिनेरिया है, ये फ्यूकस है और ये डिक्टियोटा है। डायग्राम पहचानना सिंपल है। फ्रंट जो है यही फोटोसिंथेसिस करता है, ये जो पार्ट है ना फोटोसिंथेसिस करेगा। कह दूं फ्रंट लीफ जैसा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है। स्टाइप स्टेम जैसा है और होल्ड फास्ट कहीं ना कहीं रूट जैसा है, कहीं ना कहीं जैसा है, वैसा है नहीं। आगे एयर ब्लैडर है ताकि पानी में डूब ना जाए। फ्रंट की बात करें लीफ जैसा ही है, मिड ड्रिप तुम देख रहे हो, कहीं ना कहीं पत्तों की शुरुआत हो रही है। आगे चलें, होल्ड फास्ट तो समझ में आता ही है, नीचे का रूट जैसा स्ट्रक्चर। फ्रंट है लीफ जैसा और स्टाइप है स्टेम जैसा। इसकी एग्जांपल की बात करें, ये तुम्हारा पोरफायरा है और ये तुम्हारा पॉलीसिफोनिया है। दोनों बड़े खास हैं। फ्रंट है लीफ जैसा पार्ट है ये, और ये लग रहा है ना एक प्लांट जैसा है नहीं। मेन एक्सिस और ये चीज क्या है भाई, ब्रांचेस हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल नीचे लिख रखे हैं। ये ग्रीन एल्गी में आते हैं, ये ब्राउन एल्गी में आते हैं और ये रेड एल्गी में आते हैं। यहां पे एल्गी के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की चर्चा की गई है। आओ बात करते हैं एल्गी से हमें क्या फायदा है, एल्गी से नेचर को क्या फायदा है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है और इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या है, हम लोग यही देखने वाले हैं। यहां पे एल्गी बहुत सारे तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करता है ह्यूमन। सबसे खास बात, जो हमारे अर्थ पे जो 50% कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है वो एल्गी ही करता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, एल्गी उसे ले लेता है। अर्थ के 50% कार्बन डाइऑक्साइड को एल्गी ही फिक्स करता है और फिर उसको आगे कन्वर्ट करने का काम करता है, चाहे वो ग्लूकोज में करे चाहे वो ऑक्सीजन में करे। फोटोसिंथेटिक नेचर का है तो ऑक्सीजन तो खूब निकालेगा अपने इमीडिएट इन्वायरमेंट में,
तो यहां तक की बात सबको समझ में आई होगी। जो फोटोसिंथेटिक है तो ऑक्सीजन तो निकालेगा ही निकालेगा। आगे, प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड, ये चीज इंपॉर्टेंट है। जैसे हम इकोलॉजी में पढ़ते हैं, सबसे पहले प्रोड्यूसर होता है, फिर कंज्यूमर होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर या टॉप कंज्यूमर। तो ये हमेशा प्राइमरी प्रोड्यूसर पे ही रखे जाते हैं, इनको कहीं भी होगा प्राइमरी प्रोड्यूसर में ही आता है। ये फूड साइकिल का हिस्सा बन जाता है, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनमें ये हिस्सा बन जाता है। आगे चलें, कुछ स्पेसीज हैं, पोरफायरा, लेमिनेरिया और सार्गेसम। ट्रिक है यहां पे प्लस, PLS, पोरफायरा, लेमिनेरिया और सार्गेसम। 70 स्पेसीज के में ऐसे लगभग मानकर चलो कि जो मैरीन एल्गी हैं उसके लगभग 70 स्पेसीज खाए जाते हैं। उनमें से ये 3 एग्जाम्पल हैं, पोरफायरा, लेमिनेरिया और सार्गेसम। कुछ मैरीन ब्राउन और रेड एल्गी की मैं बात करूं तो यहां से हाइड्रोकोलॉइड का प्रोडक्शन किया जाता है। अब ये हाइड्रोकोलॉइड होते क्या हैं? तो जो वाटर को एब्जॉर्ब करके रखते हैं, हम इन्हें हाइड्रोकोलॉइड का नाम देते हैं। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जिसमें होती है। 2 एग्जाम्पल हैं, एक तो एल्गीन है और एक कैराजीन है। तुमसे एग्जाम में ये पूछा जाता है, ठीक है कॉमर्शियल प्रोडक्शन तो हो रहा है इसका, मानकर समझे, हाइड्रोकोलॉइड भी है मान लिया, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस भी है मान लिया, लेकिन एल्गीन कहां से ऑब्टेन की जाएगी और कैराजीन कहां से ऑब्टेन की जाएगी? कैराजीन में डबल R है, रेड एल्गी से ऑब्टेन कर लो। एल्गीन की बात करें, ब्राउन एल्गी से ऑब्टेन कर लो। ग्रीन एल्गी से चीजें ऑब्टेन नहीं होती, मतलब ग्रीन एल्गी में हाइड्रोकोलॉइड की कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी। नेक्स्ट, अगार। अगार की बात करें, बहुत इस्तेमाल किया जाता है लाइब्रेरी में। कहां से ऑब्टेन किया जाता है? जेलिडियम और ग्रेसलेरिया से। अगार में G आया तो जेलिडियम और ग्रेसलेरिया से ये ऑब्टेन किया जाता है। क्यों ऑब्टेन किया जाता है ये? ताकि जो लैब है वहां पे माइक्रोब्स हम ग्रो करवा सकें, इसलिए यहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, और साथ में आइसक्रीम और जेली का भी प्रोडक्शन हो सके। अगली बात क्लोरेला के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिसेलुलर एल्गी होता है, प्रोटीन भर भर कर मौजूद है। इसको स्पेस ट्रैवलर्स भी लेकर जाते हैं, मानकर चलो जो अंतरिक्ष सैर पे हैं वो भी इनको लेकर जाते हैं। और बाकी एल्गी को 3 मेन क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, जिसके नाम हैं क्लोरोफाइसी, फेओफाइसी, रोडोफाइसी। ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। कहानी की शुरुआत करते हैं ग्रीन एल्गी से। ग्रीन एल्गी जनरली क्लोरोफाइसी वाले मेंबर में ग्रीन एल्गी आएगा। प्लांट बॉडी की बात करें, यूनिसेलुलर भी हो सकता है, हमने क्लोरेला देखा है। कॉलोनियल भी हो सकता है, हमने वॉल्वॉक्स देखा है। फिलामेंटस देखा, हमने इलॉथ्रिक्स देखा है। ये एग्जाम्पल थे यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस के। आगे बात करें तो ग्रास ग्रीन कलर के होते हैं, बिल्कुल डार्क ग्रीन कलर के होते हैं। क्लोरोफिल ए सब में मौजूद है। अब तो पूरे प्लांट किंगडम में क्लोरोफिल ए मौजूद रहेगा, साथ में क्लोरोफिल बी है। क्लोरोफिल ए यूनिवर्सल पिगमेंट होता है, यूग्लिना में भी था, इसमें भी होगा। आगे पिगमेंट्स कहां होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, वही पिगमेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। क्लोरोप्लास्ट का शेप जो है ये अलग अलग हो सकता है, डिस्क्वाइडल हो सकता है, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल शेप, रिबन शेप। मैं तुम्हें एक बताऊंगा, कप शेप याद रखना, क्लैमिडोमोनास। इसका क्लोरोप्लास्ट का शेप कैसा होगा? कप जैसा होगा। मतलब अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग शेप देखने को मिलता है। आगे बात करें यहां पे तो ज्यादातर जो मेंबर्स होते हैं, है ना, इनके स्टोरेज बॉडीज को क्या बोला जाता है? पायरेनोइड्स। बहुत इंपॉर्टेंट, पायरेनोइड्स वो स्टोरेज बॉडी है जहां पे जाकर स्टार्च स्टोर होने वाला है। कहां है ये? क्लोरोप्लास्ट के अंदर में होता है। पायरेनोइड्स क्या कंटेन करता है? प्रोटीन रखता है, और इसके अलावा स्टार्च को भी रखता है। मतलब इसमें 2 चीजें जाकर स्टोर होंगी, प्रोटीन और स्टार्च स्टोर होता है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल बात करूं तुमसे, एलिरोप्लास्ट की बात करें तो एलिरोप्लास्ट में प्रोटीन का स्टोरेज होता है, अमाइलोप्लास्ट में स्टार्च का स्टोरेज होता है। ऐसे ही यहां पे भी बात की गई है। कुछ एल्गी हैं अपने फूड को स्टोर करते हैं ऑयल ड्रॉपलेट्स के भी फॉर्म में। तो हमें 3 चीजें पता चली कि एक स्टार्च के फॉर्म में हो रहा है, प्रोटीन के फॉर्म में हो रहा है, ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हो रहा है। मतलब तीनों फॉर्म में ये चीजें स्टोरेज चल रही हैं। ये खास बात है, जो ग्रीन एल्गी का सेल वॉल है वो किस चीज का बना है? सेलुलोज का बना है और पेक्टोज का बना है। लेकिन खास बात यह है, अंदर में होता है सेलुलोज और बाहर में होता है पेक्टोज। ये चीज यहां पर खास है, याद रखना है इसे। तरीके फिर वही है रिप्रोडक्शन के,
वेजिटेटिव की बात करें फ्रेगमेंटेशन से होगा और डिफरेंट टाइप के स्पोर्स वगैरह बनाएगा। एसेक्सुअल की बात करें जूओस्पोर की बात आएगी जो कि जूओस्पोरेंजा में बनती है, फ्लैजिलेटेड जूओस्पोर यहां पे होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तरीके तीनों हो सकते हैं, आइसोगैमस, एनिसोगैमस और ओगैमस, कुछ भी चीज हो सकता है। एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हैं। ट्रिक इसका मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ट्रिक ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी का बताऊंगा, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो एक बार, क्लेमिडोमोनास, वॉल्वॉक्स, इलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा और कैरा, ये 5 एग्जाम्पल यहां पे आते हैं। नेक्स्ट चलो ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी की अगर बात करें तो कहां मिलते हैं ये? मैरीन हैबिटेट्स में मिलते हैं। साइज और फॉर्म में गजब का वेरिएशन, सिंपल भी होते हैं, ब्रांच भी होते हैं, फिलामेंटस। जल्दी से मुझे बताओ फिलामेंटस का एग्जांपल। एक्टोकार्पस, मैंने अभी ट्रिक बताया था तुम्हें, यूज। इलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा और एक्टोकार्पस, याद रखना ये फिलामेंटस फॉर्म के होते हैं और बड़े लंबे लंबे ब्रांच जैसे स्ट्रक्चर जो होते हैं वो केल्प का बोलते हैं, जो कि लगभग 100 मीटर तक केल्प पहुंच पाता है। मैसिव प्लांट बॉडी जिसे कहते हैं हम। इसमें कौन कौन से पिगमेंट हैं? तो एसी, अच्छा उसमें ए भी था, इसमें एसी तो अगले में एडी कह दें, बी सी डी, सिंपल सा। कैरोटेनॉइड्स भी इसमें मौजूद होता है जिसके चलते भी ब्राउन कलर आता है और जैंथोफिल के चलते भी ब्राउन कलर आता है। इनकी कलर का वेरिएशन जो देखने को मिलता है हमें, वो कलर का वेरिएशन ऑलिव ग्रीन कलर से भी मिलेगा और आगे ब्राउन कलर तक भी जाएगा। डिपेंड करता है जैंथोफिल का अमाउंट कितना है, फ्यूकोजैंथीन का अमाउंट कितना है जो इसमें प्रेजेंट है। क्लियर है बात इतनी सी? कुछ पिगमेंट्स के नाम यहां पर याद रखने होंगे, जैसे एक जैंथोफिल का और एक फ्यूकोजैंथीन का याद रखना होगा। आगे चलें, फूड स्टोर किस फॉर्म में होता है? पिछली बात हमने की थी कि फूड वाइल ड्रॉपलेट के भी फॉर्म में स्टोर हो सकता है, स्टार्च के भी फॉर्म में स्टोर हो सकता है। यहां खास चीज है, फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिसका नाम है लैमिनेरिन और मैनिटॉल। ट्रिक बड़ा सिंपल सा है, माला, मैनिटॉल और लैमिनेरिन। तुमने माला जनरली जितने भी देखे होंगे, साधु वगैरह जो पहनते हैं, बाबा वगैरह, वो ब्राउन कलर का होता है, तो माला तो ब्राउन कलर से तुम याद रखोगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। वेजिटेटिव सेल सेलोजिक वॉल तो होगा ही होगा। अगर आगे में एक कोटिंग होती है जिसको एल्गीन बोलते हैं, जस्ट अभी देखा ही हमने, कैराजीन रेड में और एल्गीन ब्राउन एल्गी में ये चीज होता है। अब देखो बात है एक भाई प्रोटोप्लास्ट, पहले समझो इस प्रोटोप्लास्ट को कहते क्या है। सेल में से अगर सेल वॉल हम हटा दें तो इस नाम को बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट बोला जाता है। ये थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे बात बड़ी सिंपल सी बताई गई है कि द प्रोटोप्लास्ट में क्या क्या चीजें होंगी। अभी हमने क्या हटाया है? सेल वॉल हटाया है, तो सेल वॉल हटाने से अंदर की चीजें तो मौजूद रहेंगी ही रहेंगी। तो प्रोटोप्लास्ट में क्या रहता है? इसमें प्लास्टिड रहता है, इसमें वैक्यूल रहता है जो कि सेंट्रली लोकेटेड तो होगा ही, और साथ में न्यूक्लियस भी होता है। प्लांट बॉडी की बात करें, ये सबस्ट्रेटम से जुड़ा है, नीचे जमीन से जुड़ा होता है। 3 स्ट्रक्चर होते हैं, होल्ड फास्ट जो नीचे जमीन से जुड़ा है, जो कि रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्टाइप जो कि स्टेम जैसा स्ट्रक्चर होता है, और बाकी फ्रंट जो कि लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है, लीफ लाइक है। तो 2-3 चीजें बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रंट की बात। ठीक है, सिंपल सा ये चीज ध्यान रखना। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पुरानी बातें, फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल पुरानी बातें, जूओस्पोर, और इसके बाद ये काम की बात है, जूओस्पोर का शेप तुमसे पूछा जाए तो कैसे शेप का है? पियर शेप्ड का है। लो मैं भी बना दूं, इसमें मान के चलो पियर मैंने बना दिया। ठीक है, इसमें कितने फ्लैजला हैं? इसमें 2 फ्लैजला हैं। चलो मैंने 2 बना दिया, लेकिन दोनों मैंने अनइक्वल फ्लैजला बनाया है और लैटरली बनाया है। ये डायग्राम अपने एनसीईआरटी में साइड में जल्दी से बना लो कि ये पियर शेप्ड का इनके पास जूओस्पोर है और बाकी 2 इसमें फ्लैजला हैं, लैटरल साइड से निकले हुए हैं और दोनों अनइक्वल हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों तरीके, आइसो, अनीशो, oogamous चलेगा, वही चीज है। oogamous स्पीसीज में बात करें तो फ्यूजन होगा यहाँ पे, और गैमेट्स भी कैसे शेप के? पायरीफॉर्म शेप के। यहाँ पर एक खास बात, जूओस्पोर भी पियर शेप का और यहाँ पे गैमेट्स भी पियर शेप का, दोनों काम की चीजें हैं, याद रखना। यहाँ पर 2 लैटरली अटैच्ड फ्लैजला यहाँ पे होगा। एग्जाम्पल में सिंपल है, ट्रिक याद रखना, सेल्फ डिफेंस, S फॉर सार्गैसम, E फॉर एक्टोकार्पस, L फॉर लैमिनेरिया, F फॉर फ्यूकस, D फॉर डिक्टियोटा। बस इतने एग्जांपल्स तुम्हें यहां पे याद रखने हैं। आखिरी चीज है रेड एल्गी। रेड एल्गी की बात करें तो कौन सा पिगमेंट इसमें ज्यादा है? आर फाइकोइरिथ्रीन। सिर्फ फाइकोइरिथ्रीन मत बोलना, आर फाइकोइरिथ्रीन, मतलब रेड एल्गी में ये चीज ज्यादा होगी, आर फाइकोइरिथ्रीन ज्यादा देखने को मिलेगी।
जनरली अगर बात करें, ज्यादातर जो रेड एल्गी हैं वो मैरीन वाटर में मिलते हैं, ज्यादातर वो मिलेंगे जो वो वार्मर एरियाज में मिलते हैं, समंदर की गहराई में मिलते हैं। ये दोनों जगहों पे होंगे। वे लाइटेड रीजन में भी होंगे, मतलब पानी के सरफेस पे अगर बात करें, और उसके बाद वहां भी होंगे जहां लाइट पहुंच नहीं पाती, वेयर वेरी लिटिल लाइट पेनिट्रेट्स। ये बात एनसीईआरटी की है। बट ओवरऑल बताया गया है हैबिटेट कहां रहते हैं। ये सरफेस पे भी रहते हैं जहां लाइट पहुंचती है, और वो डेप्थ में भी रहते हैं जहां लाइट नहीं पहुंच पाती। रेड थैली मतलब वही चीज है थैलस, जहां रूट स्टेम लीफ का कोई डिफरेंशिएशन ही ना हो। मल्टी सेलुलर नेचर के तो होंगे ही, कुछ इनमें से कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है किसी के पास। यहां पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, फूड किस फॉर्म में स्टोर होगा, फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में, पिछले वाले में माला के फॉर्म में, मैनिटोल और लैमिनरीन के फॉर्म में स्टोरेज चलती है। आगे बात करें, जो फ्लोरिडियन स्टार्च का स्ट्रक्चर होता है वो कहीं ना कहीं अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजेन के जैसा मिलता जुलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड एल्गी के रिप्रोडक्शन के तरीके वही हैं। फ्रेगमेंटेशन की बात करें, एसेक्सुअली बात करें, अब यहां पर एक काम की चीज है, इसमें कोई भी गैमेट ना कोई भी स्पोर, इसमें कभी मोटिलिटी होगी ही नहीं, बहुत ही प्रिमिटिव है ये। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर, सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गैमेट्स। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो ऊगैमस होगा। अब यहां पर खास बात है, यहां पर ना आइसोगैमस मिलता है ना यहां पे एनिसोगैमस मिलता है, सिर्फ मिलेगा तो ऊगैमस मिलेगा। यहां पे एक एनसीईआरटी लाइन लिखती है, कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट की बात। समझना इस बात को क्या कहना चाह रही है एनसीईआरटी, इसमें ही कॉम्प्लेक्स क्यों लिखी, सब में क्यों नहीं लिखी। ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, सब में पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट मींस फर्टिलाइजेशन के बाद के डेवलपमेंट सब में कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो है रेड एल्गी में, क्योंकि बहुत ही प्रिमिटिव है। ट्रिक बड़ा सिंपल सा है, पी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। पी स्क्वायर बोले तो पोरफायरा और पॉलिसिफोनिया, जी स्क्वायर का मतलब जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया। इस चार्ट को देखो, इस चार्ट में जो चीज समझनी है, ये सबको मालूम होता है कि क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी बोलते हैं, फेओफाइसी को ब्राउन एल्गी बोलते हैं, रोडोफाइसी को रेड एल्गी बोलते हैं। मेजर पिगमेंट भी सबको पता है, इसमें ए बी तो इसमें ए सी तो इसमें ए डी। काम की बात, यहां पे फ्यूकोजैंथीन है और यहां पे फाइकोइरिथ्रिन है। सितारे लगा लो। फूड किस फॉर्म में स्टोर होगा, स्टार्च, इसमें माला के फॉर्म में, इसमें फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में, जो अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजेन से जैसा मिलता जुलता है। सेल वॉल, इनर सेलुलोज, आउटर पेक्टोज, इसमें एल्गीन मिलेगा तो इसमें कैरोजीन मिलेगा, और उसके साथ साथ ये चीज नया है, पेक्टिन और पॉलीसल्फेट ईस्टर, याद रखना है इसके बारे में। अब यहां पर देखना, 2 से 8 इसमें इक्वल और एपिकल फ्लैजला मिलेगा। मानकर चलो कि ये दोनों इक्वल फ्लैजला हैं, इसमें मानकर चलो ये, समझ रहे हो, एक बड़ा होगा तो एक छोटा होगा, मींस अनइक्वल। इसमें बात कर चलें, इसमें कभी भी फ्लैजला होगा ही नहीं। सबसे खास बात है ये चीज। हैबिटेट याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हैबिटेट मुश्किल है याद रख पाना, और ऐसे क्वेश्चंस आ भी नहीं सकते। ब्रैकिस का मतलब होता है खारा पानी, मींस मीडियम है ना, ज्यादा ना खारा ना ज्यादा कम। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है उसमें पहला पार्ट ये कंप्लीट होता है। एल्गी तक की बात हम कर चुके हैं। ओके बच्चों, तो बस ऐसे ही मजे से पढ़ते रहो, बस क्वेश्चंस इसके करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। पढ़ो तो एक दीवाने की तरह, क्योंकि तुम्हें दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉक्टर बनना है। ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक यू।